हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारी इस वीडियो में। और ये जो फाउंडेशन लेवल में 9th का जो शुरू करने जा रहा हूँ जो अभी, ये बेसिकली मैंने 10th के बच्चों को लेके ही, पहले मैं चाह रहा था कि मैं 10th की ही वीडियो बनाऊँ, सारी 10th के फाउंडेशन की ही वीडियो बनाऊँ। बट कुछ बच्चों को कुछ अपने बेसिक्स क्लियर नहीं थे, और इन बेसिक्स क्लियर होने की वजह से, बेसिक के क्लियर होने की वजह से उनको ये कुछ टॉपिक्स थे जो समझ में नहीं आ रहे थे और ना ही आ पाएंगे। क्योंकि अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो ये वाले टॉपिक्स, जैसे फोर्स का एडिशन, सही है, फोर्स एडिशन। अब ये फोर्स का एडिशन कहाँ करना है? कूलम्ब्स लॉ में फोर्स को ऐड करना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड जो भी लास्ट हमने कुछ डिस्कस की थी वीडियोस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, उसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये क्या है? वेक्टर। और अगर आपको वेक्टर एडिशन नहीं आता, अगर वेक्टर एडिशन आपको आता नहीं है तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपके मिस हो जाएंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको वापस जाना पड़ेगा कहाँ? 9th स्टैंडर्ड की तरफ। तो हम बात करेंगे 9th फाउंडेशन के लिए, और ये 9th के बच्चों के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट है, और ये 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को एक काम की चीज़ बता दूं कि अगर ये फाउंडेशन लेवल आप पढ़ते हो तो जो 10th से बच्चे अब 11th में पहुंचेंगे उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा फाउंडेशन लेवल किसका? 9th का, तो आपकी 11th का फिज़िक्स का एकेडमिक लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए आप? तो अगर हम एक तरह से देखें तो आपके लिए ये सोने पे सुहागा ऑफर है। क्या है? सोने पे सुहागा ऑफर। ठीक, कि फाउंडेशन तो मिल ही रहा है पढ़ने के लिए, और 11th का भी कंप्लीट हो रहा है। 10th से जो बच्चे साइंस लेके कहाँ जाएंगे 11th में, उनके ये चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो जाएंगे। सही है, तो उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं। तो इसलिए 9th वाले भी देखें, 10th वाले भी देखें, 11th वाले देखना चाहते हैं तो देखें। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी टॉपिक हैं जो कवर अप करेंगे। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। और आप लोग अपने 10th की तैयारी तो करें, 10th की वीडियो मैंने डाल रखी है सारी। ठीक है, जो एकेडमिक लेवल की भी हैं, फाउंडेशन लेवल की भी हैं, वो आपको मिल जाएंगी, तो वो तैयारी करें। और फाउंडेशन लेवल हम पढ़ा ही रहे हैं, 9th वाले भी देखें। तो 9th वाले पहले 9th का देखें, फिर 10th का देखें। 10th वाले भी अब 9th का देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे की चीज़ें क्लियर होंगी सब। ठीक है, फिर सीधे सीधे चलेंगे सब कुछ समझाते हुए एक सिरे से। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पर चैप्टर बोल रहे हैं या पहला टॉपिक बोल रहे हैं, फिज़िक्स, जहाँ से शुरुआत हुई। तो पहली चीज़ बात कर लेते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स, बट व्हाट इज़ फिज़िक्स? तो आप लोगों को बता दूं, फिज़िक्स ज़्यादा कुछ है नहीं। फिज़िक्स में ये वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the laws of nature। ठीक है, जिसमें हम नेचर के लॉज के बारे में पढ़ते हैं, यही फिज़िक्स है। ऑलराइट, अब नेचर के लॉज कैसे? पहले हमें नहीं पता था कि जो डे है वो कैसे हो रहा है, नाइट है वो कैसे हो रहा है, हमें नहीं पता था। हम डेली देखते थे, सन आया
कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट में जाके छुप गया। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई। किसी ने कहा कि जो हमारी अर्थ है वो बीच में है, ठीक है, इस तरह से, और सन जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये ठीक। तो इस तरह की थ्योरीज आई कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, और ये इसके चारों तरफ मोशन करता है, इस तरह से ये इसके चारों तरफ घूमता है। और जब ये इस तरफ चारों तरफ इसके घूमेगा तो जिस साइड में होगा वहाँ डे होगा, दूसरी तरफ नाइट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। इस चीज़ को उन्होंने प्रूव भी करके दिखा दिया, सही है। तो ये कुछ नियम आए। दूसरा, लोगों ने देखा बारिश पड़ती है, क्यों पड़ रही है, सही है, बिजली गिरती है, क्यों गिर रही है। तो इस तरह के जो दिमाग में इस तरह के सवाल हैं, जो क्वेश्चंस अराइज हुए, और इनकी जो स्टडी है ये सब फिज़िक्स में की जाती है। तो नेचर के नियम हैं। तो जब नेचर के बारे में स्टडी करते हैं तो आप कह सकते हो कि हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, ऑलराइट। इसमें सब फिज़िकल लॉ हैं। तो ठीक है, ये है फिज़िक्स। अब आ जाते हैं फिज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में तो देखिए, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं। आप हर किसी चीज़ को फिज़िकल क्वांटिटी में नहीं रखोगे। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम फिज़िकल क्वांटिटी में रख सकते हैं जिन्हें एग्जैक्ट नंबर में नापा जा सके, सही है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द थिंग्स दैट कैन मेजर इन एग्जैक्ट नंबर आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी, तो जिन चीज़ों को आप एक्चुअल नंबर में, एग्जैक्ट नंबर में नाप सकते हो, उन सब चीज़ों को तो हम कह सकते हैं कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है। और जिन्हें आप नहीं नाप सकते एग्जैक्ट नंबर में, सही है, वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे सपोज़ करो आप किसी दुकान पे गए और आपको कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो आप दुकान वाले ने इस तरह का एक रोल निकाल दिया, इस तरह का एक रोल निकाला, ठीक है। आपसे पूछा बताओ कितना कपड़ा चाहिए, तो आप उसे बता दोगे कि आपका कितना कपड़ा चाहिए या नहीं बता सकते? आप बता सकते हो। आप उसे बताओगे कि भैया मुझे तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो आपको इस तरह से, उसके पास एक स्केल रहता है लोहे का, उससे वो नापेगा और आपको क्या दे देगा, 2 मीटर कपड़ा नाप के दे देगा, ऐसा है। और आप अपना 2 मीटर कपड़ा ले आओगे वहाँ से, ठीक। तो क्या आपने इसको एग्जैक्ट नंबर में नापा? बिल्कुल नापा। क्या चीज़ उसने नापी? उसने नापी लेंथ। क्या नापी? लेंथ। तो लेंथ जो है, लेंथ हिंदी में इसकी बात करें तो लंबाई, लंबाई, ठीक है। तो लेंथ हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा, आप दुकान पर सामान लेने गए, आपने कहा भाई मुझे आलू चाहिए या कोई सामान चाहिए, चावल चाहिए या कुछ भी सामान चाहिए, तो आपने कहा भाई मुझे आलू चाहिए। दुकान वाले ने आपसे पूछा कितने आलू चाहिए, तो आप उसे ऐसे तो बताओगे नहीं 10 आलू दे दो, सही है। चलो आलू के लिए मैंने मान भी लिया, आपने बोला 10 आलू चाहिए, तोल के वो दे देगा। वो 10 आलू गिन के नहीं देगा, वो कैसे देगा? तोल के देगा, वेट करके, ठीक है। उसको चीनी लेने गए, क्या लेने गए? चीनी, शुगर, सही है। तो वो आपसे पूछेगा कितनी चीनी चाहिए,
तो आप उसे एग्जैक्ट बताओगे, भाई मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम या 8 किलोग्राम या 10 किलोग्राम। तो आप उसे एग्जैक्ट नंबर बता रहे हो, यहाँ पे बता रहे हो। तो ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर। तो हम ये कह सकते हैं उसने क्या नाप के दिया, उसने आपको मास नाप के दिया। सही है। तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसे एग्जैक्ट नंबर में नापा जा सकता है। कोई आपसे पूछे आपका वेट कितना है, आप तुरंत उसे नाप के बता दो कि 55 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है या 48 किलोग्राम है, जितना भी जिसका वेट है वो उसको एग्जैक्ट नंबर में बताएगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्वांटिटी, तो जिन क्वांटिटीज़ को हम एग्जैक्ट नंबर में नाप सकते हैं उन क्वांटिटीज़ को तो हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी है। जिनको नहीं नाप सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे आपसे मैं कहूँ कि आपके मॉम या डैड आपसे कितना प्यार करते हैं, सही है। तो क्या वो एग्जैक्ट नंबर में बता सकते हैं कि अच्छा मैं इससे 5 या कोई यूनिट ऐसी कोई यूनिट ही नहीं है जो प्यार को इस तरह से नाप सके, या मैं 5 ग्राम या 10 ग्राम या 10 मीटर या ऐसा कुछ भी यूनिट ऐसी है ही नहीं। रीज़न कि ये एक इमोशन है। क्या है? ये एक इमोशन है, और इमोशन को हम एक्चुअल नंबर में नहीं नाप सकते। एक्चुअल नंबर्स में हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो इमोशन है ये कोई फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी। सही। दूसरा, हमने कहा कोई आदमी बहुत ही ईमानदार है। सही है। तो क्या हम उसे नंबर्स में बता सकते हैं कि ये कितना ईमानदार है? ठीक है, नहीं बता सकते। तो ये चीज़ें हम एक्चुअल नंबर में नहीं नाप सकते। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिन्हें हम एक्चुअल नंबर में नहीं नाप सकते, चाहिए एनी क्वांटिटी that will not measure in actual number or actual numbers, सही है, are not the physical quantity, all right। तो एक्चुअल नंबर में, एग्जैक्ट नंबर में नापना इसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर नहीं नापे जा रहे तो हम उसे कहेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो इस आधार पे हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन करी। और इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयर आर only 7 fundamental quantity, 7 fundamental quantity। सही है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऑलराइट। तो शुरुआत इनसे हुई थी। फंडामेंटल क्या होता है? जो बहुत ही बेसिक फॉर्म में, जो बेसिक फाउंडेशन फॉर्म में हमें मिलती हैं। ठीक है, कि सबसे नीचे यही है, इसी से ही सब कुछ बना है। ठीक है। तो हर एक जगह पे ये फंडामेंटल क्वांटिटी का ही यूज़ है, इसी से मिलके बाकी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ बनी होती हैं, इसीलिए इन्हें बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जितनी भी बड़ी क्वांटिटी पे चले जाओ, इन सातों में से कोई ना कोई फंडामेंटल क्वांटिटी उनमें होगी होगी। ठीक है, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं कि बेस है ये सबका। ठीक है। और मात्र 7 हैं, तो ये याद रखने में भी आसानी है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको पता चल गई, और इसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमने लिखा फंडामेंटल क्वांटिटी।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे होती है? देखो, पहली होती है मास, सही है, दूसरी होती है लेंथ, तीसरी होती है टाइम। अब ये तो बहुत ही फंडामेंटल है, ये तो सबको पता है। मास को नाप सकते हो, नापते भी हो, डेली वेजेस में नापते हो, किलोग्राम में, ग्राम में। दूसरा लेंथ, ये भी सब नापते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। टाइम सेकंड में नापा जाता है, मिनट में नापा जाता है। तो ये बेसिक हैं जो डेली वेजेस में यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आप लोगों को पता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। पांचवा आता है करंट, सही है। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। कैसा? कौन सा वाला? इलेक्ट्रिक करंट, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। छठा आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, ऑलराइट। और सातवां आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आपने सबने मास सुना होगा, लेंथ सुना होगा, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ये लास्ट वाली जो दो क्वांटिटी है ना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कुछ बच्चों ने तो सुनी होंगी, कुछ ने नहीं सुनी होंगी। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में मैं बता दूं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है? ये वो क्वांटिटी है जिसमें नापा जाता है कोई भी बॉडी है वो कितनी ल्यूमिनियस है। और ल्यूमिनियस बोला जाता है किसी भी बॉडी की चमक को। आप सपोज करो एक बल्ब लेके आए, ठीक है, एक बल्ब है इस तरह का और ये जल रहा है, सही है, ये जल रहा है। एक और बल्ब है जो इससे बड़ा है, सही है, ये इससे भी तेज जल रहा है। ये इससे तेज जल रहा है, चारों तरफ रोशनी दे रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि ये वाला बल्ब इससे कितना तेज है, तो क्या आप नाप सकते हो? बिल्कुल नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसको नापने के लिए उन्होंने एक यूनिट का यूज़ करा। अभी हम यूनिट की भी बात करेंगे, व्हाट इज़ यूनिट। तो यूनिट का भी यूज़ करा, उसको बोलते हैं कैंडेला। CD रिप्रेजेंट करते हैं CD से, समझ में आया? इसको बोलते हैं कैंडेला। अब हुआ क्या, बस सपोज करो हमें ये देखना है कि एक बल्ब कितना चमकदार है, कितनी इसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, ऑलराइट। तो हमने क्या किया, हमने एक पेपर लिया, ठीक है, जो पार्शियली ट्रांसपेरेंट था। कैसा था? पार्शियली ट्रांसपेरेंट। इसके एक साइड हमने इस बल्ब को लगा दिया, इस बल्ब को हमने यहाँ पर लगाया और इधर से हम इसको देख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर से हमें रोशनी दिखाई देगी, इधर से हमें रोशनी दिखाई देगी, ठीक है। हमने इधर एक कैंडल जलाई, इधर हमने कैंडल जलाई और चलो इस कैंडल को थोड़ा ठीक सा बना लेता हूँ क्योंकि हमें और भी चाहिएगी कैंडल, ठीक है। ये हमारी कैंडल है, ठीक है। तो हमने ये कैंडल एक जलाई
तो हमने देखा अगर ये ज़्यादा इंटेंस है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, चमक ज़्यादा है, तो अभी भी हमें इस पेपर से इधर की साइड का दिखेगा, या इधर वाली लाइन हमें इस साइड में दिखेंगी। ठीक है, अगर इस पेपर पे कुछ लाइनें बन रही हैं इसका, तो आप देख सकते हो खुद से कि अगर इधर की चमक ज़्यादा है, इस वाले साइड की चमक ये ज़्यादा है, तो इधर पीछे वाली लाइन हमें यहाँ पर विजिबल होंगी पेपर पर। ठीक है, ये। और अगर हमने यहाँ पर ये मोमबत्ती जो लगाई है, हमने क्या किया, एक और मोमबत्ती लाकर यहाँ पर लगा दी। ठीक है, हमने एक और मोमबत्ती लाकर यहाँ पर ये लगा दी। ठीक है, तो हमने देखा अभी भी ये विजिबल है। ठीक, ये अभी भी विजिबल है। तो हमने क्या किया, दो और मोमबत्ती लाके यहाँ पर लगा दी। ठीक है, अब हमने देखा कि अब ये इतना विजिबल है नहीं, इधर वाली लाइन नहीं दिख रही। अब हमारा ये वाला इधर वाले पैटर्न की लाइनें सारी गायब हो गई। ठीक है, अब हमें अपनी इधर वाली ही लाइनें जो हैं पेपर पर वो दिख रही हैं। ठीक है, पीछे वाली लाइन जो यहाँ पहले विजिबल थी वो अब नहीं दिख रही हैं। ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक बल्ब है, ये इसकी जो रोशनी है टोटल, वो इन 4 कैंडल के बराबर है। सही है, तो इसकी जो लुमिनियस इंटेंसिटी या इसकी जो चमक है, लुमिनिसिटी भी बोल देते हैं, लुमिनिसिटी। सही है, ये किसके बराबर है, ये 4 कैंडल्स के, 4 कैंडेला के बराबर है। ऑलराइट, तो हमने इसको भी एग्जैक्ट नंबर में नाप दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला कि हम इसको भी, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसको भी हम एक्चुअल नंबर में नाप सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। समझ में आया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे बड़ी चीज़ों को हम किलोग्राम में, मास पे नापते हैं, ऐसे ही छोटी चीज़ जैसे कोई नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ गैस, वो मोल्स में नापे जाते हैं। सही है, कितने एटम हम ले रहे हैं किसी भी बॉडी के, किसी भी मैटर के कितने एटम्स हम ले रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारे क्या थे, फंडामेंटल क्वांटिटी। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑलराइट, अब आ जाती हैं यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, तो यूनिट्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स की। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब देखो, अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है और उसे हम एग्जैक्ट नंबर में नाप रहे हैं, ठीक है, तो उस नापने को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, किस में हम मेज़र करते हैं, जैसे मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, तो किलोग्राम जो है वो हमारी एक यूनिट है। किलोग्राम जो है वो हमारी एक यूनिट है। लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, तो मीटर हमारी यूनिट है। टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में। तो अगर आपके पास यूनिट नहीं है तो आप किसी चीज़ को डिफाइन कैसे करोगे, नंबर तो बता दोगे भाई। अगर मैं बोलूँ फिजिकल क्वांटिटी एक पी है, तो इसको डिफाइन करते हैं हम एन यू में। जो एन तो है नंबर, सही है, जैसे 1 2 5 7 8, ये सब कुछ भी नंबर हो सकता है। तो एन तो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर। और जो यू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट को। ऑलराइट, बिना यूनिट के आप कैसे नापोगे भाई। आपने दुकान पे जाके बोला कि भाई मुझे 5 किलोग्राम आलू चाहिए, तो ऐसा बोलना पड़ेगा। अब आपने बोला मुझे आलू दे दो, दुकान वाले ने पूछा कितने, आपने बोला 5 किलोग्राम, वो समझ जाएगा। पर अगर ना समझे तो बोला 5 आलू चाहिए, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, 5 आलू से क्या मतलब है। अगर सपोज करो आलू वाला आलू को रेट के हिसाब से देने लगे, नंबर के हिसाब से, तो पता चला 10 आलू जो हैं, 10 आलू सपोज करो उसने बोला कि 40 रुपए के हैं। ठीक है,
तो आलू का साइज़ तो कोई एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है, आलू का साइज़ तो एग्जैक्ट है नहीं। पता चला कोई आपको 10 आलू छोटे छोटे रह दे गया और दूसरे वाले के पास बड़े बड़े आलू हैं, तो आप कौन से लेना पसंद करोगे? सीधी ऑब्वियस सी बात है, 10 आलू आप 40 रुपये में हैं अगर, तो बड़े वाले आलू लोगे, छोटे वाले आलू थोड़ी ना लोगे। तो यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, लोगों को एग्जैक्ट सेम चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसीलिए मास में इन्हें बोला जाता है। तो आपने बोला 5 किलोग्राम, अब 5 किलोग्राम की बात करें तो 5 यहाँ पर क्या है? नंबर, और किलोग्राम जो आप यहाँ देख रहे हो ये क्या है? यूनिट। तो यूनिट वो चीज़ है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापा जाता है, ऑलराइट है। बिना यूनिट के आप इसको नहीं नाप सकते, ठीक है। सो अब ये जो मेजरमेंट वाला प्रोसेस है, इसे क्या है, यूनिट में नापते कैसे हैं? मेजरमेंट में या स्टैंडर्ड में नापने के लिए यूनिट एक स्टैंडर्ड, उस यूनिट का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, सही है, और जिसमें हम दूसरी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मास का जो यूनिट है वो 1 किलोग्राम है, तो सामने वाले बंदे के पास एक स्पेसिफिक वेट होगा, सही है, जिसके ऊपर लिखा होगा 1 किलोग्राम, और हमें पता ही है स्टैंडर्ड वेट है बिल्कुल 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास है ये स्टैंडर्ड। तो वो अपना कोई भी बॉडी है, जो भी कुछ भी चीज़ वो बेच रहा है, वो उसको इससे कंपेयर करेगा। एक तरफ 1 kg ये रखेगा बाट, दूसरी तरफ हमारे सामान रखेगा, जो भी चीज़ें वो सेल कर रहा है, और इसको कंपेयर करेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे ये इसके बराबर है, ऑलराइट। तो जो मेज़रमेंट वाला प्रोसेस है ये बेसिकली क्या, कंपैरिजन का प्रोसेस है, जिसमें हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी बॉडी को स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारी, अगर स्टैंडर्ड यूनिट की बात करी जाए और इससे पूछा जाए व्हाट इज़ स्टैंडर्ड यूनिट, तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है, सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड और सेम क्वांटिटी की जो ज़रूरत होती है उसी को हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखें? टू मीज़र अ फिज़िकल क्वांटिटी, we need a standard of the same quantity, तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है उसी सेम क्वांटिटी का, जिसे हम यूनिट कहते हैं, which we call a unit, ऑलराइट। अब जैसे आप लेंथ नाप रहे हो, आपको लेंथ नापनी है, तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी उस चीज़ की क्या है? स्केल में क्या होती है? लंबाई होती है। आप इससे कंपेयर करोगे और बता दोगे कि सामने वाली चीज़ भी इतनी ही लेंथ की है। जैसे अगर सपोज़ करो ये मेरा 12 इंचज़ का स्केल है, तो इससे मैं लेंथ नापूंगा, अगर वो बॉडी यहाँ से यहाँ तक इतनी ही लंबी होती है तो मैं इससे कंपेयर करूँगा, तो मैं बता दूँगा यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो 12 इंच है। तो ये मेरी यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर मुझे मास नापना है, तो मेरे पास उसके लिए अपने वेट, उसी मास का अपना एक ब्लॉक होगा, जैसे 1 kg या 5 kg स्टैंडर्ड ब्लॉक्स। टाइम नापना है तो मेरे पास वॉच होगी, जिसमें मिनट, आवर्स और सेकंड तीनों की जो है पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इससे हम कंपेयर करके बता देते हैं। तो ये जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज़ करके हम मतलब नापते हैं किसी चीज़ को, उसी को हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फंडामेंटल यूनिट होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं? फंडामेंटल यूनिट यही होती हैं जिनमें फंडामेंटल क्वांटिटी को नापा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली ये डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ
the units of fundamental quantities are known as fundamental unit. ऑल राइट, तो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसमें नापी जाती हैं उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं फिजिकल क्वांटिटी, तो हमारे पास 7 ही फंडामेंटल यूनिट है। वी हैव 7 फंडामेंटल यूनिट फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम एक लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ पर हम फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी जो यूनिट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहला है यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर आएंगी उनकी यूनिट्स। सही है, इसको मैं ज़रा इधर कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ आएंगे इसके यूनिट और यहाँ पर आएंगे इनके सिंबल। सही है, सिंबल। तो पहली हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी 3 तो आपको पता ही है कौन सी है, लेंथ। सही, फर्स्ट लेंथ है, सेकंड मास है, थर्ड आपका टाइम है। ठीक है, फोर्थ आपका टेम्परेचर है, फिफ्थ आपका क्या है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट। पहले मेन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। छठा है आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और सातवां है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए, लेंथ को हम किस में नापते हैं, लेंथ को हम नापते हैं मीटर में। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है, एम। मास को हम नापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी। टाइम को हम नापते हैं केल्विन में। अब आप कहोगे कि सर हम टाइम को तो सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, टाइम को केल्विन में नहीं नापते, टाइम को सेकंड्स में नापते हैं, सेकंड में। तो आप कहोगे कि सर इसे मिनट में भी नापते हैं, तो ये आपके यूनिट के अलग अलग सिस्टम हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टाइम को नापते हैं सेकंड में, रिप्रेजेंट करते हैं एस से। ऑल राइट, टेम्परेचर को नापते हैं हम केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, पर हम यहाँ एसआई की बात कर रहे हैं तो केल्विन में नापते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। करंट को नापते हैं हम एम्पेयर में, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, ऑलराइट। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को हम कैंडेला, तो CANDELA, कैंडेला, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम नापते हैं मोल में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल से। ठीक है,
तो ये हमारे बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी फिज़िकल क्वांटिटी हैं, और वो भी कौन सी हैं, फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, और कल हम आगे की चीज़ें भी देखेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक फिज़िक्स का ये टर्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को बताएं, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, सही है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।